हेलो एवरीवन। आज हम जिस कहानी के बारे में बात करने वाले हैं उस कहानी का नाम है धुलाई वाली। धुलाई वाली कहानी सन 1960 में प्रकाशित हुई थी और इसकी जो लेखिका है उनका नाम है बंग महिला। ठीक है, और ये प्रकाशित हुई थी सरस्वती पत्रिका में। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इसमें ज़्यादा पात्रों की संख्या नहीं है, 3 से 4 पात्रों की संख्या है, जिसमें पहले पात्र आते हैं वंशीधर। ठीक है, उसके बाद उनके कज़न हैं जिनका नाम है नवल किशोर। ठीक है, इसके अलावा वंशीधर की पत्नी है, उनका नाम है जानकी देई। वंशीधर की पत्नी का नाम है जानकी देई। इसके अलावा जानकी देई की एक बहन भी है जिनका नाम है सीता। ठीक है, मुश्किल से 3 से 4 पात्र हैं जिनको आपको याद रखना है, ज़्यादा पात्रों की इसमें संख्या भी नहीं है। ठीक है, तो कहानी मैं आपको शॉर्ट में समझा सकती हूँ, लेकिन शॉर्ट में समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है। एनटीए का जो पैटर्न है पूरे तरीके से चेंज हो चुका है, तो जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा डेप्थ में से पूछे जा रहे हैं, तो मैं शॉर्ट में करा के कोई फ़ायदा है नहीं, तो इसलिए हमें कहानी को पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको पेपर क्लियर करना है सच में, तो कहानी को पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी लाइन कहीं से भी उठा के पूछ सकता है, तो आपको पता होनी चाहिए कि ये लाइन, ये जो हेडिंग दी है, कुछ भी कथन पूछ रहा है वो कहाँ से पूछ रहा है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। स्टार्ट करती हूँ मैं कहानी। ठीक है, ज़्यादा बड़ी कहानी नहीं, आधे घंटे का टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम दीजिए अपनी सिलेबस को। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। काशी जी के दशवमेध घाट पर स्नान करके एक मनुष्य बड़ी व्यग्रता के साथ गोदोलियों की तरफ आ रहा था। ठीक है, तो एक मनुष्य कौन है? वो है हमारा वंशीधर। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? वंशीधर की बात हो रही है। तो जो मनुष्य गोदोली की तरफ से आ रहा था नहाकर, उसके हाथ में एक मैली तौलिया थी और एक उसने भीगी हुई धोती लपेट रखी थी। उसके हाथ में एक सुर्ती की गोलियों की डिब्बी थी। उस टाइम 11 बज रहे थे। गोदोलिये जगह का नाम है। गोदोलियों की बाईं तरफ जो गली है, उसके भीतर गली में थोड़ी दूर पर टूटे से पुराने मकान में वह जा घुसा। मकान के पहले खंड में बहुत अंधेरा था, पर ऊपर की जगह मनुष्य के वासोपयोगी थी। नवागत मनुष्य धड़धड़ाता हुआ ऊपर चढ़ गया। एक कोठरी में उसने हाथ में जो चीज़ें रखी थी उसने रख दी और सीता 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 कहकर पुकारने लगा। मैंने आपको बताया था सीता जानकी देई की बहन थी, तो वंशीधर की साली हुई, और उसकी एज क्या है? सीता की 10 वर्ष उसकी एज है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, कुछ भी पूछ सकता है। तो सीता जवाब देती है, क्या है? कहती हुई 10 बरस की बालिका आ खड़ी हुई। उस पुरुष ने कहा, सीता ज़रा अपनी बहन को बुला ला। कहती, अच्छा, कहकर सीता गई। कुछ देर में एक नवीना स्त्री आकर उपस्थित हुई। उसे देखते ही पुरुष ने कहा, लो, हम लोगों को आज ही जाना होगा। ठीक है, तो ये वंशीधर किससे कहता है? ये जानकी देई से वंशीधर कहता है। ठीक है, इस बात को सुनकर स्त्री कुछ आश्चर्यचकित होकर झुंझलाकर बोली, आज ही जाना होगा? यह क्यों? भला कैसे जाना हो सकेगा? आज ही तो सवेरे भैया से कह देते। तुम तो जानते हो कि मुँह से कह दिया, बस छुट्टी हुई। लड़की विदा की होती तो मालूम होता। आज तो किसी सूरत में नहीं जाना हो सकता। लेकिन जो वंशीधर की पत्नी है वो राज़ी नहीं है जाने के लिए। वो चाहती है ये कल जाना हो, क्योंकि सबका प्लान था कि कल ही जाएंगे। अचानक से जाना पड़ गया तो उसे बुरा लगता है इस चीज़ का। ठीक है, इसका वंशीधर कहता है, तुम आज कहती हो, हमें तो अभी जाना होगा। बात यह है कि आज ही नवल किशोर कलकत्ते से आ रहे हैं। नवल किशोर की अभी शादी हुई है, तो अपनी पत्नी के साथ, नई नवेली पत्नी है उनके साथ कलकत्ते से आ रहे हैं। आगरे से अपनी नई बहू को साथ ला रहे हैं। वो खुद कलकत्ते से आ रहे हैं। इसके अलावा आगरे से होगी उनकी जो बहू होगी, नई जो पत्नी है, सो उन्होंने आज ही जाने के लिए इसरार किया है। हम लोग मुगल सराय से साथ ही इलाहाबाद चलेंगे। उन्हें कहाँ जाना है? वो कहाँ पर है? काशी में है इस वक्त। जो जानकी देई है, उनका जो मायका काशी है।
काशी में है, ठीक है। उन्हें वहाँ से जाना है इलाहाबाद। रास्ते में कौन मिलेंगे उन्हें? नवल किशोर मिलेंगे, जो कि कलकत्ते से आ रहे हैं अपनी नई बहू के साथ, ठीक है। तो वो सब मिलेंगे कहाँ पर? मुगल सराय पर मिलेंगे। मुगल सराय से वो साथ में कहाँ जाएंगे? इलाहाबाद जाएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, आपस में लोग कहाँ, सारे के सारे नवल किशोर हो गए, वंशीधर, उन दोनों की पत्नियाँ आपस में कहाँ मिलेंगे? ये मुगल सराय के उस पर, ठीक है। ये प्लान है उनका, ये बात ध्यान रखिएगा। उनका तार मुझे घर से निकलते ही मिला, इसी से मैं झट नहा धोकर आया। बस अब करना ही क्या है, कपड़ा वपड़ा जो कुछ बांध बूंद कर घंटे भर खा पी कर चलो। अब हम तुम्हें विदा कराने ही हैं, तो तब कल के बदले आज ही सही, ठीक है। तो वो कहता है कि अब विदा होना है तो कल के बदले आज ही सही। हाँ ये बात है, नवल जो चाहे करवाए। एक ही गाड़ी में ना जाने से दोस्ती में बट्टा लग जाएगा। अब तो किसी तरह रुकोगे नहीं, ज़रूर ही उनके साथ जाओगे, पर मेरे तो नाकों में दम आ जाएगी। तो ये बात कौन कहती है? ये बात कहती है जानकी देवी कि दोनों अगर एक गाड़ी में ना जाओगे तो कौन सी दोस्ती का बट्टा लग जाएगा, ठीक है। तो आगे क्यों, किस बात से? ये बंसीधर उनकी हंसी से और किससे? हंसी बट्टा भी रहा अच्छी लगती है। तो उनकी जो हंसी है बड़ी भयानक सी है, नवल किशोर की अजीब सी हंसी, जिससे जानकी देवी को वो हंसी बिल्कुल पसंद नहीं है। तो आगे कहते हैं उनकी हंसी मुझे नहीं भाती। एक रोज़ मैं चौक में पूड़ियाँ काट रही थी। एक बार की बात बताती हैं कि एक रोज़ मैं चौक में पूड़ियाँ बना रही थी कि इतने में न जाने कहाँ से नवल किशोर चिल्लाने लगे, ए बुआ देखो तुम्हारी बहू पूड़ियाँ खा रही है। मैं तो मारे शर्म के मर गई। हाँ भाभी जी, ना बात उड़ा दी सही। वो बोली खाने पहनने के लिए ही तो आई है, पर मुझे उनकी हंसी बहुत बुरी लगी। ये जानकी देवी का कथन है। बस इसी से तुम उनके साथ नहीं जाना चाहती है, ये बोलता है बंशीधर। अच्छा चलो, मैं नवल किशोर से कह दूंगा, ये बेचारी कभी रोटी तक नहीं खाती, पूड़ियाँ क्यों खाने लगी। इतना कहकर वंशीधर कोठरी के बाहर चले आए। मैं तुम्हारे भैया के पास जाता हूँ, तुम रो रुलाकर आ जाना, तैयार हो जाना, ठीक है। इतना सुनते ही जानकी देवी आंखें भर आई और आषाढ़ सावन की ऐसी झड़ी लग गई। तो इसमें जब लड़की मायके से विदा होती है तो ऑब्वियस सी बात है कि आंसू आ ही जाते हैं। तो उसी चीज़ का वर्णन है यहाँ पर। वंशीधर इलाहाबाद के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? क्वेश्चन आ सकता है, इम्पॉर्टेंट है कि वंशीधर इलाहाबाद के रहने वाले थे। क्वेश्चन ये बन सकता है कि वंशीधर कहाँ के रहने वाले थे। उनका जो मायका था वंशीधर का जो ससुराल था वो कहाँ था? तो वो कहाँ था? काशी के दसवें में, काशी की बात हो रही थी, ठीक है, काशी में था। और सीता की उम्र कितनी थी? 10 साल थी, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन जो बन रहे हैं ये अब ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। बनारस में ससुराल है। वंशीधर इलाहाबाद के रहने वाले थे और बनारस में ही उनका ससुराल है, ठीक है। बात दोनों अच्छे से ध्यान रखिएगा। स्त्री को विदा करने आए ससुराल में एक साली और सास के सिवा और कोई नहीं था, ठीक है। तो विदा करने कौन आए थे? उनकी एक साला था, एक उनकी साली थी, सास के सिवा कोई नहीं था। नवल किशोर इनके दूर के नाते में ममेरे भाई थे। तो यहाँ भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा कि नवल किशोर थे वो रिश्ते में क्या लगते थे? वो ममेरे भाई लगते थे, चचेरे भाई लगते थे, या कौन लगते? तो ये थे ममेरे भाई थे, ठीक है। पर दोनों में मित्रता का ख्याल अधिक है, दोनों में गहरी मित्रता है, दोनों एक जान दो कालिब हैं। ये एक जान दो कालिब किसके लिए यूज़ किया गया है? वंशीधर और नवल किशोर के लिए। तो इन सब बातों का ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम। उसी दिन बंसीधर का जाना स्थिर हो गया। सीता बहन के संग जाने के लिए रोने लगी। माँ रोती धोती लड़की की विदा सामग्री इकट्ठा करने लगी। जानकी देवी भी रोती तैयार होने लगी। कोई चीज़ भूलने पर धीमी आवाज़ से माँ को याद भी दिलाती गई। 1 बजने पर स्टेशन जाने का समय हो गया। अब गाड़ी या इक्का लाने कौन जाए? ससुराल वालों की अवस्था आगे की सी नहीं कि 2-4 नौकर जाकर हर समय बने रहे। सीता के बाप के ना रहने पर काम बिगड़ गया। पैसे वाले के यहाँ नौकर चाकरों के सिवा और भी 2-4 खुशामदी घेरे रखते हैं। छूछे के कौन, पूछे कौन। आगे हम
इस समय कहीं गए। सालेराम की तबीयत अच्छी नहीं है, वह हर घड़ी बिछोने से बातें करते हैं। तिस पर भी आप कहने लगे, मैं धीरे जाकर कोई सवारी ले आता हूँ, नज़दीक तो है। बंसीधर बोले, नहीं, तुम क्यों तकलीफ़ करोगे। ये बात कौन बोलता है। ये बोलता है बंशीधर का साला कि धीरे से मैं सवारी लेके आता हूँ। बंशीधर बोलते, तुम क्यों तकलीफ़ करते हो, मैं जाता हूँ। जाते जाते बंशीधर बचाने लगी कि इक्के की सवारी तो भले घर की स्त्रियों के बैठने लायक नहीं होती। इक्के की सवारी तो भले घर की स्त्रियों के बैठने लायक नहीं होती, क्योंकि एक तो इतने ऊंचे पर चढ़ना होता है, दूसरा पराए पुरुष के साथ बैठना पड़ता है। जिसमें इक्के की सवारी में मैं एक पाल की गाड़ी ही कर लूँ, उसमें सब तरह का आराम रहता है। पर जब गाड़ी वाले ने 1.5 रुपया किराया मांगा तो बंसीधर ने कहा, चलो इक्का ही सही, पहुँचने से काम है कुछ। नवल किशोर तो यहाँ से साथ है, नहीं इलाहाबाद में देखा जाएगा। ठीक है। बंसीधर इक्के ले आया और कुछ असबाब था। ठीक है। तो बंसीधर ने कौन सी सवारी की थी, इक्के वाली की थी। इक्के पर रखकर आप भी बैठ गए और जानकी देवी बड़ी विकलता से रोते हुए इक्के पर जा बैठी। इस अस्थिर संसार में स्थिरता कहाँ। ठीक है। ये किस कहानी का कथन है, यही दुलारी का कथन है। ठीक है। यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है। इक्का जैसे जैसे आगे बढ़ता गया वैसे जानकी की रुलाई कम होती गई। सिकरौल के स्टेशन के पास पहुँचते पहुँचते जानकी अपनी आंखें अच्छी तरह पहुँच चुकी थी। दोनों चुपचाप चले जा रहे थे। अचानक बंसीधर की नज़र अपनी धोती पर पड़ी। बंसीधर की नज़र अपनी धोती पर पड़ी और एक बात तो हम भूल ही गए कहकर पछता उठे। के वाले के कान बचाकर जानकी ने पूछा, क्या हुआ, कोई ज़रूरी चीज़ भूला है। नहीं, वो कहता है नहीं, एक देसी धोती पहनकर आना था, क्योंकि जो नवल किशोर थे ना, वो विदेशी वस्तुओं के खिलाफ थे। उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं थे, बिल्कुल देसी कट्टर थे और स्वदेशी। सो भूलकर विलायती ही पहना है। तो उन्होंने कैसी धोती पहन रखी थी, विलायती धोती पहन रखी थी। किसने पहन रखी थी, ये पहन रखी थी हमारे बंशीधर ने। तो नवल कट्टर स्वदेशी थे। तो क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि जो नवल किशोर का स्वभाव में कैसे थे। तो नवल किशोर कट्टर स्वदेशी थे, वे बंगालियों से भी बढ़ गए थे। देखेंगे तो चार सुनाए बिना ना रहेंगे। बात भी ठीक है, नाहक विलायती चीज़ें मोल लेकर क्यों रुपए की बर्बादी की जाए। देसी लेने से दाम भी सही होगा, देसी लेने से दाम सही लगेगा, पर रहेगा तो देश में ही। जानकी ज़रा बोली टेढ़ी करके बोली, धोती तो धोती, पहनने से काम क्या बुरी है। ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। इतने में स्टेशन के कुलियों ने आ घेरा। बंसीधर एक कुल्ली करके चले। इतने में इक्के वाले ने कहा, टिकट से इधर लेते जाइए, पुल की उस पार थे और 2 दर्जे का टिकट मिलता है। बंसीधर फिर के बोले, अगर मैं 2 दर्जे का ही टिकट लूँ तो। के वाला चुप हो रहा। इक्के की सवारी देखकर इसने ऐसा कहा। ये कहते हुए बंसीधर आगे बढ़ गए। यथा समय रेल पर बैठकर बंसीधर राजघाट पार करके मुगलसराय पहुँचे। आखिरकार मुगलसराय तो उन्हें मिलना था। उनके जो मेरे भाई थे नवल किशोर, वो तो यहाँ पर आने वाले थे, लेकिन क्या हुआ, उन्होंने वो राजघाट से पार करके मुगलसराय तक पहुँच गए। वहाँ पुल लांघकर दूसरे प्लेटफॉर्म पर जा बैठे। आप नवल से मिलने की खुशी में प्लेटफॉर्म के इस छोर से उस छोर तक टहलते रहे। वो इंतज़ार कर रहे थे नवल किशोर का। नवल किशोर ने चिट्ठी में लिखा था ना कि मुगलसराय पहुंच जाना, लेकिन इधर उधर से टहलते रहे। देखते देखते गाड़ी का धुआं दिखाई पड़ा। मुसाफिर अपनी अपनी गठरी संभालने लगे। रेल देवी भी अपना चाल धीमे करती हुई गंभीरता से आ बढ़ी। बंसीधर एक बार चलती गाड़ी में शुरू से आखिर तक दे गए, पर नवल का पता नहीं। बंसीधर फिर सब गाड़ियों को ठहरा गए। भीतर घुस कर एक एक डिब्बे को देखा, पर नवल किशोर ना मिले, क्योंकि यहीं पर नवल किशोर मिलने वाले थे, लेकिन
उन्हें वहाँ पर मुगल सराय पर नवल किशोर कहीं नहीं दिखाई दिए। अंत को आप खिजला उठे और सोचने लगे कि मुझे तो वैसी चिट्ठी लिखी थी पर आप न आया, मुझे अच्छा उल्लू बनाया। अच्छा, जाएंगे कहाँ? भेंट होने पर समझ लूँगा। सबसे अधिक सोच तो इस बात का थी कि जानकी सुनेगी तो ताने पर ताना मारेगी। अब सोचने का समय नहीं। रेल की बाट ठहरे, बंसीधर झट गए, जानकी को लाकर जनानी गाड़ी में बैठाया। वह पूछने लगी, नवल की बहू कहाँ है? वह नहीं है, कोई अटकाव हो गया कहकर आप बगल वाले कमरे में जा बैठी। टिकट तो 1.5 का था पर ढ्योणे दर्जे का कमरा कलकत्ता से आने वाली मुसाफिरों से भरा था, इसलिए तीसरे दर्जे में बैठना पड़ा। जिस गाड़ी में बंसीधर बैठे थे उस सब कमरों को मिलाकर 10-12 स्त्री पुरुष थे। समय पर गाड़ी छूटी। नवल की बात और ना जाने क्या अगड़ बगड़ सोचते गाड़ी कई स्टेशन पार करके मिर्ज़ापुर पहुंची। अब कहाँ थी, कहाँ गाड़ी पहुंच गई? अब पहुंच गई वो मिर्ज़ापुर पहुंच गई। ठीक है। मिर्ज़ापुर में पेटराम की शिकायत सुनी थी। पेटराम मतलब उन्हें भूख लगी। उसने सुझाया कि इलाहाबाद पहुंचने में अभी देरी है, चलने में झंझट। अच्छी तरह उसकी पूजा किए बिना ही बंसीधर ने बनारस छोड़ा था। ये उसकी ही बात की जा रही है कि उन्होंने बिना कुछ खाए पिए बनारस से निकल गए थे। तो मिर्ज़ापुर में आकर उन्होंने पेटराम मतलब कि मिर्ज़ापुर में जाकर उन्होंने कुछ खाया पिया, इसलिए आप झट प्लेटफॉर्म पर उतरे। पानी के बम्बे से हाथ मुंह धोकर खोचे वाले थोड़ी सी ताज़ी पूड़ी और मिठाई लेकर निराले से बैठ अपने ठिकाने पर पहुंचा है। पीछे से जानकी की सुधाई। उससे सोचा कि पूछ लूं तब कुछ मोल लेंगे, क्योंकि स्त्रियाँ नटखट होती है, वो रेल पर खाना पसंद नहीं करती। पूछने पर वही बात हुई। बंसीधर लौटकर अपने कमरे में आ उठे। यदि वे चाहते तो इस समय ड्योढ़े में बैठ जाते। मतलब ड्योढ़े मतलब 1.5 दर्जे का, जो मतलब कि उनकी होता है सेकंड फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास जो भी थी, ड्योढ़े दर्जे में बैठ जाते, क्योंकि अब भीड़ कम हो गई थी। पर उन्होंने कहा थोड़ी देर के लिए वहाँ पर क्या ही बैठना। ठीक है। बंसीधर अपने कमरे में बैठे तो 1-2 मुसाफिर अधिक देख पड़े। मतलब कि अब पहले से ज़्यादा संख्या थी जहाँ वो बैठे थे। आगे वालों में से एक उतर भी गया। जो लोग थे सब तीसरे दर्जे के योग्य जान पड़ते थे। ठीक है। अधिक सभ्य कोई थे तो बंसीधर ही थे। उनके कमरे के पास वाले कमरे में एक भले इस घर की स्त्री बैठी थी। वो बेचारी सिर से पैर तक ओढ़े, सिर झुकाए, एक लंबा सा घूंघट काढ़े गठरी सी बनी बैठी थी। बंसीधर ने सोचा उसके संग वाला भद्रपुरुष के आने पर उसके साथ बातचीत करके समय बितावेंगे। 1-2 करके तीसरी घंटी बजी। वह स्त्री कुछ अचक कर थोड़ा मुंह खोल जंगले की बाहर देखने के लिए, जो ही गाड़ी छूटी मानो कांप सी उठी। अब वो स्त्री थी कौन? वो स्त्री थी नवल किशोर की पत्नी। अब जंगले से बाहर देखने लगी। जो ही गाड़ी छुट्टी वो मानो कांप सी उठी। तो मैंने आपको बता दिया था वो स्त्री कौन थी। वो स्त्री थी नवल किशोर की पत्नी। ठीक है। रेल का देना लेना तो हो ही गया था। अब उसको किसी की क्या परवाह। वह अपनी स्वाभाविक गति से चलने लगी, रेल चलने लगी। प्लेटफॉर्म पर भीड़ भी ना थी, केवल 2-4 आदमी रेल की अंतिम विदाई तक खड़े थे, जब तक स्टेशन दिखलाई दिया। अब वो बेचारी बाहर ही देखती रही, फिर अस्पष्ट स्वर में रोने लगी। उस कमरे के 3-4 पूर्णा ग्रामीण स्त्रियां भी थी। एक जो उसके पास ही थी कहने लगी, अरे इनकर मनई तो ना ही आइलेन ही देखो रोलवा करथन। तो स्त्रियाँ आपस में उसको मतलब कि बात करती हैं, उससे पूछने की कोशिश करती हैं कहाँ से आई है, कहाँ जाना है। तो ये सारी बात होती है स्त्रियों की। इसे स्किप कर दीजिएगा, बात भी समझ नहीं आएगी आपको। ठीक है। इसकी इस बात पर कुल कमरे वाले इसकी इस बात पर कुल कमरे वाले हंस पड़े। जब जितने पुरुष स्त्रियां थी एक से एक अनोखी बातें करके अपने तजुर्बे बयान करने लगी। बीच बीच में उस अकेली अबला की स्थिति और भी दुख
दुख प्रकट करती जाती। तो इसमें ये बात दिखाई गई थी, जो भी स्त्रियां थी अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करने लगी, कभी उनके साथ जो भी हुआ था। स्त्री बोली, तीसरी स्त्री बोली, टिक्सिया पल्ले बाय ना कि नाही हे सभेवा सुनी तो कलकत्ते ताई मुसलिया हरे। तीसरी चौथी इनके बेसिर पैर की बातें सुनते सुनते बंसीधर भी उठे। तब वे उन स्त्रियों से कहने लगे, तुम तो नाहक उन्हें और भी डरा रही हो, जरूर इलाहाबाद तार गया होगा। दूसरी गाड़ी से भी वहाँ पहुँच जाएंगे। मैं इलाहाबाद ही जा रहा हूँ, मेरे संग भी स्त्रियाँ हैं जो ऐसा ही दूसरी गाड़ी के आने तक स्टेशन पर ही ठहरा रहूँगा। तुम लोगों में से यदि कोई प्रयाग उतरे तो थोड़ी देर के लिए स्टेशन पर ठहर जाना, इनको अकेला छोड़ देना उचित नहीं। यदि पता या मालूम हो जाएगा तो इनके ठहरने का स्थान पहुंचा दूँगा। ये कौन कहता है? वंशीधर कहता है उस स्त्री के लिए। तो स्त्री कौन थी? नवल किशोर की पत्नी। ठीक है। बंसीधर की इन बातों से उन स्त्रियों की वाग्धारा दूसरी ओर बह चली। यह बात तो अब भली ही कही नहीं भैया, हम पचे काहे के कहू सो कुछ नहीं। अरे एक के एक करत बाई तो दुनिया चलत कैसे बाई, इत्यादि ज्ञान ज्ञाता होने लगी। कोई तो उस बेचारी को सहारा मिलते देख खुश हुए, कोई नाराज भी हुए। क्यों, तो मैं नहीं बतला सकती। उस गाड़ी में जितने मनुष्य थे सभी ने इस विषय में कुछ न कुछ कह डाला। पिछले कमरे में केवल एक स्त्री जो फारसीसी छींट की दुलाई ओढ़े अकेली बैठी थी। फारसीसी छींट की दुलाई ओढ़े अकेली बैठी थी। वो कुछ नहीं बोली। कभी कभी घूंघट के भीतर से एक आंख निकालकर बंसीधर की ओर से ताक देती और सामने हो जाने पर मुंह फेर लेती। बंसीधर सोचने लगा, ये क्या बात है, देखने में तो भले घर की मालूम होती है पर आचरण इसका अच्छा नहीं है। ये दूसरी स्त्री के लिए कहती है जो कि दूसरे डब्बे में बैठी थी, जिसने फारसी छींट की दुलाई घूंघट कर रखा था। दुलाई में घूंघट। गाड़ी इलाहाबाद के पास पहुंचने को हुई। बंसीधर उस स्त्री को धीरे दिलाकर आकाश पाताल सोचने लगे कि यदि तार में कोई खबर न आई होगी तो दूसरी गाड़ी तक स्टेशन पर ही ठहरना पड़ेगा। उससे भी नहीं आया तो क्या करूँगा। गाड़ी नैनी से छूट गई। अब साथ ही अशिक्षित स्त्रियाँ ने फिर मुंह खोला, भैया केहू बिना टिकट सावत किसी आदमी ने तो यह दौड़ मार की रात को बंसीधर इसके जेवर छीनकर पूछा कर हो जाएगी। तो आदमी बंसीधर के लिए जो आशंका थी वो बयान करने लग गए। इस गाड़ी में एक लाठी वाला भी था। उसने खुल्लम खुल्ला कहा कि बाबूजी कुछ हमरा साझा। इसकी बात पर बंसीधर क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने उसे खूब धमकाया। उस समय तो वह चुप हो गई। यदि इलाहाबाद उतरता तो बंसीधर से बदला लिए बिना न रहता। बंसीधर इलाहाबाद में उतरे। एक बुढ़िया को भी वह उतारना था। उससे उन्होंने कहा कि उनको भी अपने संग उतार लो। फिर वह बुढ़िया उस स्त्री के पास बिठाकर जानकी को उतारने गए। जानकी से अब हाल कहने पर वह बोली, अरे जाने भी दो, किस बखेड़ में पड़ रहे हो। तो इस स्त्री के लिए बोलने लगी। वंशीधर को ये पता नहीं था ये नवल किशोर की स्त्री है, क्योंकि वो पहले कभी उनसे मुलाकात नहीं हुई थी। उनसे घूंघट भी ओढ़ रखा था। उन्हें किसी तरीके ये बात की बात है, कैसे पता चलता है इस बारे में वो मैं आगे आपको बताऊँगी। ठीक है। तो वो एक बुढ़िया को बैठाकर जानकी को लेने के लिए चले गए। तो जानकी ने बोला, किसी झंझट, क्यों इन सब झंझटों में पड़ रहे हो, जाने दो। अरे जाने दो, किस बखेड़ में पड़ रहे हो। बंसीधर ने ना माना। जानकी की ओर से उस भद्र महिला को एक ठिकाने बैठाकर वह स्टेशन मास्टर के पास गए। बंसीधर के जाते हुए बुढ़िया जिस उन्होंने रखवाली के लिए छोड़ा था उसे किसी बहाने से वो भी भाग गई। अब तो बंसीधर बड़े असमंजस में पड़े। टिकट के लिए बखेड़ा होगा, क्योंकि वह स्त्री पर टिकट लौट कर आए तो किसी ने ना पाया। ये सब कहाँ गई कहकर चारों तरफ देखने, कहीं पता नहीं। बंसीधर घबरा। आज कैसी बुरी सैयत में घर से निकले थे कि एक के बाद दूसरी आफत फंसते आ रहे हैं। इतने में सामने उस दुलाई वाली को आते देखे। जो दुलाई वाली उसको दूसरे डब्बे से झाँक रही थी। तू ही उन स्त्रियों को कहीं ले गई है, इतना कहना था कि ढुलाई से मुंह खोलकर नवल किशोर खिलखिला उठे। तो वो कौन थे जो दूसरे डिब्बे में बैठकर उन्हें झांक के देख रहे थे? तो वो थे नवल किशोर। ठीक है।
अरे ये क्या, सब तुम्हारी ही करतूत है। अब मैं समझ गया कैसा गजब किया तुमने। ऐसी हंसी मुझे अच्छी नहीं लगती। मालूम होता कि तुम्हारी ही बहू तो अच्छा तो है, गई कहाँ। वे लोग तो पाल की गाड़ी में ही बैठे, तुम भी चलो। नहीं, मैं सब हाल सुन लूँगा तब चलूँगा। ये तो कहूँ मिर्ज़ापुर से कहाँ कहाँ आ निकली। मिर्ज़ापुर नहीं, मैं तो कलकत्ते से, बल्कि मुग़ल सराय से तुम्हारे साथ चल आ रहा हूँ। जब तुम मुग़ल सराय से मेरे लिए चक्कर लगाते थे तो मैं जोड़े दर्जी ने ऊपर वाले बेंच पर लेटा तुम्हें तमाशा देख रहा था। फिर मिर्ज़ापुर में जब तुम पेट के धंधे में लगे थे, मैं तुम्हारे पास से निकल गया, पर तुमने ना देखा। मैं तुम्हारी गाड़ी में जा बैठा, सोचा कि तुम्हारे आने पर प्रकट हो जाऊंगा। फिर और थोड़ा देख लेकर करते करते नौबत आ पहुंची कि जब बस अच्छा अब चलो, जो हुआ सब माफ़ करो। ये कौन कहता है? नवल किशोर। ये सुन बंसीधर प्रसन्न हो गया। दोनों मित्र में बड़े प्रेम से बातचीत होने लगी। बंसीधर बोले, मेरे ऊपर जो कुछ बीती सो बीती। वह बेचारी जो तुम्हारे से गुणवान के संग पहली बार रेल से आ रही थी, बहुत तंग हुई। उसे तुमने नहा कर रुलाया, बहुत डर गई थी। अपनी नवल किशोर की पत्नी के बारे में बात कर रहे हैं, जो बहुत तेज डब्बे में रो रही थी। उसको बहुत हालत ख़राब हो गई थी रोते रोते। तो उसके बारे में बात की कि नवल किशोर ने उसे अकेला छोड़ दिया, उसे बहुत रुलाया। नहीं जी, डर किस बात का था? हम तुम दोनों गाड़ी में ना थे? हाँ, पर यदि मैं स्टेशन मास्टर से इतला कर लेते तो बखेड़ा हो जाता। अरे तो क्या, मैं थोड़ी गया था। 4 हाथ की धुलाई की बिसात ही कितनी है। ठीक है। इस तरह बातचीत करते करते दोनों गाड़ी के पास आए। देखा तो दोनों मित्र बंधुओं में खूब हंसी हो रही थी। जानकी कह रही थी, अरे तुम क्या जानो, इन लोगों की हंसी ऐसी होती है, हंसी में किसी के प्राण भी निकल जाए तब भी इन्हें दया ना आवे। खैर, दोनों मित्र अपनी घरवाली को लेकर राजी खुशी घर पहुँचे और मुझे भी उनकी ये राम कहानी लिखने में छुट्टी मिली। तो दुलाई वाली जो होती है, दुलाई का मतलब होता है घूंघट। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो कहानी है समाप्त होती है। तो नेक्स्ट टाइम हम दूसरी कहानी के साथ प्रस्तुत होंगे। तो आप इस चैनल को ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, थैंक यू। किसी भी प्रकार की आपको कमी लगे तो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।